अली फोन पर किसी व्यापारी से बात कर रहा था। उसके पास ही उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही बीमार दादाजी बेड पर लेटे हुए थे। कुछ देर तक अली बात कर रहा था। दादाजी और पिताजी आपस में हल्की हल्की बात कर रहे थे ताकि किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो अली को बात करने में। लेकिन जैसे ही दादाजी अली के यानी कि रहमान अली की बात को थोड़ा सा गौर से सुनना शुरू करते हैं, अचानक चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से फोन को बंद करो। अली एकदम से डर जाता है। वो दूसरे किसी पर्सन को जिससे फोन पर बात कर रहा था वो कहता है, अब मैं करता हूँ, मैं 2 मिनट में करता हूँ। दादाजी क्या हुआ अचानक? रहमान कहते हैं, तू ये क्या बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था? अली कहता है, दादाजी व्यापारी से बात कर रहा था, और किससे बात करनी है? नहीं, ये बात हो किस बारे में रही थी? तो अली कहता है कि दादाजी लकड़ों के बारे में बात हो रही थी, वुड्स की बात कर रहे थे, और हम यही प्रोग्राम बना रहे थे कि सुंदरबन के जो जंगल है वहां पर जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? सुंदरबन का नाम तक नहीं लेना। अली अपने दादाजी की बातें सुनकर काफी हैरान हो रहा था। ऐसे ही कुछ शक्ल इनके पिताजी की भी बनी थी। वो भी सुंदरबन का नाम सुनते ही सकते में आ गए थे। लेकिन ऐसा भी सुंदरबन में था क्या? क्या कोई किस्सा है जिसके बारे में इसके दादाजी सुनकर एकदम से हिल गए? यकीनी तौर पर होगा। पुरानी यादें, खौफनाक यादें। क्या है वो यादें, क्या है वो किस्सा? शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन उससे पहले जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाइप लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं किस्से की ओर। बात है 80 के दशक की, भारत की नहीं बांग्लादेश की। रहमान नाम का एक आदमी एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, आरे का। अब आरा किस्मत अच्छी थी, चल पड़ता है। लकड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं, काम चल पड़ता है। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, लेकिन हमेशा बिजनेस में ग्रोथ ही तो नहीं होती। बिजनेस स्लो भी पड़ता है। वो समय भी आता है जब रहमान का बिजनेस थोड़ा सा स्लो आना शुरू हो जाता है। चिंता होनी शुरू हो जाती है। लकड़ी का दाम बहुत महंगा था, प्रॉफिट मार्जिन्स गिर रहे थे, जिसकी चिंता रहमान को खाए जा रही थी। क्योंकि रहमान ने जब बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था तब अपनी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा बढ़ा ली थी, शान शौकत की ज़िंदगी जीना शुरू कर दी थी। अब उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत थी उतना प्रॉफिट आ नहीं रहा था। इसके परिणाम में जो सेविंग्स थी वो कम होनी शुरू हो चुकी थी, और कितनी देर तक रहती, किसी ना किसी दिन तो ज़ीरो होना ही था। अब रहमान थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ने लग पड़ता है। वो कुछ स्मगलर्स के साथ हाथ मिला लेता है, लकड़ी के स्मगलर्स के साथ। अब उससे उसका मुनाफा तो थोड़ा सा पहले से बढ़ गया, लेकिन डर थोड़ा ज़्यादा था। करप्शन होने की वजह से जो लोकल पुलिस थी उसका कट ज़्यादा होता था, और हर टाइम डर लगा रहता था। इसलिए अब रहमान कुछ और तरीके खोजने लग पड़ा, जहाँ पर उसको लकड़ी मिले, मुनाफा चोखा हो, रिस्क थोड़ा कम हो। अब जब हम किसी काम में पढ़ते हैं तो धीरे 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 उसका एक्सपीरियंस आता रहता है, तो फिर हम एक्सपीरियंस गेन करते करते उस काम के, उस बिजनेस के सीक्रेट्स को भी पकड़ना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि सुंदरबन के जंगलों में, सुंदरबन के डेल्टा में कुछ ऐसे खास जंगल हैं जहाँ पर सरकार की कोई ज़्यादा नज़र रहती नहीं। वहाँ पर नदियाँ उफान पर होती हैं, कई बार दलदली इलाके हैं। इसकी वजह से सरकार बहुत ज़्यादा डीप तक जाती नहीं, चौकसी इतनी होती नहीं। अगर वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आया जाए तो उस लकड़ियों का चोखा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो भी काटोगे आपका ही तो होगा, फिर प्रॉफिट भी सारे का सारा आपका। रहमान को जब ये बात पता लगती है तो वो वहाँ तक पहुँचने के तरीके पता करने शुरू कर देता है। लेकिन ये सुनकर वो निराश हो जाता है कि जिस खजाने की राह में वो चल दिया था उस खजाने पर तो पहले से ही हाथ चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ
उसको ही पता हो इस राज के बारे में। जो और बड़े बैठे हुए थे स्मगलर, उनको भी तो पता था। लेकिन रहमान हार नहीं मानता। वो और भी ऐसे क्षेत्र ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर अभी तक कोई गया ना हो। धीरे धीरे डीप डीप जाता जाता, गहराई तक जाता जाता उसको एक ऐसे जगह का पता लगता है जहां पर कोई बहुत ज़्यादा रिहाइश नहीं है, यानी कि कबीले वगैरह भी नहीं है। और वो है तकरीबन तकरीबन जंगल। रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, नदी काफ़ी अंदर तक जाती है। वहां पर अभी तक कटाई के कोई भी निशान नहीं मिले। और तो और वहां पर एक रेस्टोरेंट भी था, किसी जमाने में किसी ने खोला था लेकिन चल नहीं सका, क्योंकि पहले वहां पर पानी थोड़ा सा कम होता था लेकिन अब पानी बढ़ना शुरू हो चुका था। और जब बारिशें आती तो तकरीबन तकरीबन जो ग्राउंड फ्लोर होता था वो आधा भर जाता था। कहने का मतलब है कि रेस्टोरेंट, इन्होंने सोचा कि एक ऐसी जगह रुकने के लिए है, वहां पे रुका जाएगा। अब वो रेस्टोरेंट के मालिक से बात करता है कि हमें कुछ दिन के लिए, हमने जंगल वगैरह में समथिंग जो भी कैंपिंग करनी है वहाँ के, या कुछ शहद वगैरह को लेकर हमने कुछ रिसर्च करनी है, तो हमें आपका रेस्टोरेंट किराए पे मिल सकता है। ताले वगैरह जड़े थे। अब रेस्टोरेंट का जो मालिक था, अब उसको और क्या चाहिए था भाई, बंद पड़ चुका था। उसको तो फ्री का ही जो आ रहा था, रेंट आ रहा था, वो हाँ कर देता है। फिर एक बड़ी बोट का अरेंजमेंट किया जाता है, जो तकरीबन छोटा सा, जिसे जहाज कह सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत सामान भी, यानी कि लकड़े वगैरह भी ढोई जा सके। और इसके अलावा इसने 2 आदमी अपने साथ रखे, लकड़हारी कह सकते हैं उसको, जो लकड़ियां काटने में इसकी मदद करेंगे। सारा हिसाब किताब रहमान ने लगा दिया था कि कितनी लकड़ी लेकर आएगा एक फेरे में, कितना उसको प्रॉफिट होगा। अब ये सब कुछ करने के बाद एक बोट को किराए पर लिया जाता है। बोट का जो बोट वाहक जो था, कैप्टन था उसका, रहमान खुद थे, एक था अतीक, एक था साकिब। ये चारों जाने चल पड़ते हैं उस रेस्टोरेंट की ओर। अब जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल वीरान पड़ा है। नेचुरली बात है, काफ़ी देर से बंद है। ताले वगैरह खोलते हैं, कुछ साफ सफाई वगैरह करते हैं, जो अपने साथ बिस्तरे वगैरह लेकर आते हैं वो वहाँ पर बिछाते हैं। आज शाम हो चुकी थी इनको। रात इन्होंने सोचा यहीं पर बिताएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। नदी का इलाका है, पहली बार हम यहाँ पे आए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बोट को ये साइड पे लगाते हैं। और अब जो भी इनके पास तब पुराना नक्शा था उस हिसाब से सोचने लग पड़ता है कि हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं, और इस पॉइंट के आसपास ही हम जो दरख्त है, बड़े बड़े दरख्त, काफ़ी मोटे मोटे दरख्त है, उनको काटेंगे। इतनी लोड ले सकता है ये बोट लकड़ी का, इस हिसाब से लेकर जाएंगे। फिर एक खास जगह पर उसको हम रखेंगे। अचानक से अतीक कहता है, अरे सर, खास जगह पे क्यों? लकड़ियां काटते रहते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। वैसे भी तो हमने किराए पर लिया, जब हम यहाँ से जाएंगे तो ताला लगा के तो जाना है। बार बार लकड़ियां काटेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगली बार सीधा बोर्ड लेकर आएंगे, लकड़ियां यहाँ से रखेंगे, चल देंगे। रहमान को काफ़ी अच्छी स्कीम लगती है, भाई ये तो मैंने सोचा नहीं था। आखिर अब ये सब कुछ हमारा ही तो है, उसने उसका करना भी क्या है। जब किराए पर लेना होगा चाबी ले लिया करेंगे, वैसे भी उसके लिए वेस्ट तो है। अब ये स्कीम उसको अच्छी लगती है। रात अब हो चुकी थी तो ये सारे यही सोचते हैं कि भाई जल्दी से अब सोते हैं, सुबह जल्दी उठ के हमने काम शुरू करना है। अब यहाँ पर एक पास में गांव था। इनको थोड़ा सा इस चीज़ का डर था कि कहीं वो जो गांव वाले हैं वो कुछ समस्या ना खड़ी कर दें। तो ये प्रोग्राम बना रहे थे कि ऐसा करेंगे, हम सुबह सुबह जाकर आसपास के कुछ जगह पर देखेंगे, यहाँ पर शहद वगैरह होता है, तो हम यहाँ से कुछ शहद पकड़ लेंगे। उसका कारण यह है कि अगर गांव वाले आए तो हम उनको यही शो करेंगे कि हम तो भाई शहद लेने आए, यहाँ पर रिसर्च करते हैं। अब इसके बाद ये सोने की तैयारी करते हैं चारों जने। रात का अंधेरा था। अचानक से ऐसा महसूस होता है रहमान को कि उसके पाँव पर कोई चीज़ है। रहमान एक दो बार पाँव हिलाता है, कोई छोटा मोटा जानवर होगा तो साइड पर हो जाएगा, लेकिन बार बार उसके पाँव पर कोई चीज़ लगे जा रही थी, जिसके वजह से रहमान को खासा तकलीफ हो रही थी। अब रहमान लालटेन जलाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ था नहीं। बस उसको इस चीज़ का डर था कहीं सांप ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद ये सो जाता है। सुबह उठते हैं, जिस तरीके से इन्होंने तय किया होता है उसी तरीके से ये सुबह सुबह शहद लेकर आते हैं, और जो इनकी शंका थी, शक था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ देर बाद जो पास वाला, सिर्फ तकरीबन शायद वही कबीला या वही गांव था, वहाँ के लोग आते हैं इनके पास, पूछताछ करते हैं, जी हाँ जी, आप क्या
करने आए यहाँ पर, तो ये बताते हैं जी भाई हम तो शहद के व्यापारी भी हैं, साथ में कुछ शोध वगैरह भी करते हैं। तो ये हमारा शहद है, हम देख रहे हैं कि कितना कारगर है ये वो। गांव वालों को ये कुछ उपहार देते हैं जो पहले से लेकर आए थे, ताकि गांव वाले खुश हो जाएं। गांव वालों को उपहार देते हैं, मुखिया को वहाँ को, वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। इनको आमंत्रित भी करते हैं कि भाई आइए हमारे गांव में, हम सेवा करते हैं। लेकिन ये कहते हैं नहीं ठीक है, हम यहीं पे रुकेंगे, हमने काम करना है, उस हिसाब से देखेंगे। इन द मीन टाइम इन्होंने जो जो नाविक था, जो वाहक था जहाज का, उसको इन्होंने बोल दिया था कि आप खाना वगैरह बनाना शुरू कीजिए। वो खाना वगैरह बना रहा था। अब जब वो खाना बना रहा था ना, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं बैठा है। ये 3 जाने तो गांव वालों से बात कर रहे थे, अकेला यहीं पर था। इसको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो है मेरे साथ, क्योंकि आसपास इसको बड़ा अजीब सा, बड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा था। लेकिन उसको लगता है कि भाई बेगानी जगह है, पहली बार यहाँ पे आए हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अब ये खाना वगैरह तब तक बना के ढक के बाहर आ जाता है और बात करना शुरू कर देता है। गांव वालों से भी उनको आमंत्रित करता है, भाई हमने खाना बनाया, आप खाइए। लेकिन गांव वाले कहते हैं जी आपके लिए है, 4 जानों के लिए आपने बनाया होगा, कोई बात नहीं। फिर जब आप अपने शहद वगैरह सारा एकत्रित कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप हमारे गांव में आइएगा, हम जश्न मनाएंगे। और कुछ सावधानियां भी बताई कि शहद को किस तरीके से जंगली मक्खियां हैं ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं। साथ के साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो अपना शोध है, जो अपना जो भी आपका व्यापार है, वो शहद तक सीमित रहे, इससे आगे ना बढ़े। हमें यकीन है आप पढ़े लिखे हैं और इस बात पर तवज्जो देंगे। शायद उन्होंने किसी बात का इशारा किया, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, मूर्खों को नहीं, लालची लोगों को नहीं। अब ये कह के गांव वाले चले जाते हैं। रहमान सोचते भाई शुक्र है गए, भूख से मेरी जान निकल रही थी। अगर ये गलती से हाँ कह देते तो हम क्यों खाते भाई, हमने तो खाना ही 4-5 जानों का बनाया था। चल भाई जल्दी चल, क्या क्या बनाया। अब वो रास्ते में जाते कह रहा था भाई चावल बनाया है, दाल बनाई है, साथ के साथ मछली बनाई है। खाना ऐसा बनाता हूँ आप उंगलियों तक चाटते रह जाओगे। अब ये बैठते हैं। जैसे ही बर्तन को बर्तन से ढक्कन को हटाता है वो नाविक, देख के सन रह जाते हैं सभी के सभी। जो चावल सफेद होने चाहिए थे वो बिल्कुल लाल थे, जैसे खून से सने हों। यही हाल दाल का भी था। दाल तो ऐसे थी जैसे पता नहीं कितने दिन से बनी पड़ी है, काई जम चुकी थी उस पर। मछली, उसमें से कीड़े तैरते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर तो चारों की हालत वोमिट करने जैसी हो गई। गुस्से से रहमान कहता है ये क्या बना दिया भाई तूने। वो कहता है अभी बनाया था मैंने, ये देखो अभी तो चूल्हे की आग ठंडी नहीं हुई सर। ऐसा कैसे हो सकता है, 10 मिनट में खाना कैसे खराब हो सकता है, और ये चावल ये कैसे लाल हो गए। ये चारों एक जाने की शक्ल, ये चारों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लेकिन ना इस चीज का किसी के पास जवाब था, ना किसी के पास इस चीज का कुछ और मतलब कि क्या इसको कहा जा सकता है। खाना इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकता है। ये पहला इशारा था जो शायद इनको समझ लेना चाहिए था। दूसरा इशारा, आज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। इतनी तेज बारिश होती है कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहां 1 फीट तक पानी आ जाता है। और साथ के साथ ही उसकी वजह से आज लकड़ी काटने का कोई भी प्रोग्राम बनता ही नहीं। अब धीरे धीरे शाम हो चली थी, शाम से रात होती है। ये फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर ताश खेल रहे थे और रहमान कोस रहा था अपनी किस्मत को। अरे भाई मैंने सोचा था 2-3 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ से सामान अपना एकत्रित करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये तो मुझे काम लंबा लग रहा है। जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं उस तरीके से लग नहीं रहा कि कल भी बारिश नहीं पड़ेगी। और आज नीचे पानी इकट्ठा हो गया यार, पता नहीं क्या सांप नेवले बिच्छू सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब उसको अतीक कहता है अरे सर कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं, ऊपर कौन सी चिंता है। 10 फीट का तो है, कम से कम 10-12 फीट का, इतना थोड़ा पानी भर जाएगा और भर भी जाएगा, फिर तीसरी मंजिल पे तो है। ये कह के सारे हंसने लग पड़ते हैं। अब वो रहमान कहता है अरे भाई मैंने सुना है यहाँ पर मगरमच्छ वगैरह भी होते हैं। तो ना भी कहता हाँ मगरमच्छ भी होते हैं।
तो यार कोई हथियार वगैरह नहीं उनके लिए, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? तो नाविक कहता है हथियार है ना, अरे इतने इतने बड़े हमारे पास दातर हैं, वो किस लिए हैं? तो रहमान कहता है कहाँ पे? अरे सच, वो तो नाव की छत पे है। अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि मगरमच्छ यहाँ पर हमारा शिकार करने आएगा, अगर पानी बढ़ गया तो हम कहेंगे मगरमच्छ रुक जा, जरा हम अपना हथियार ले आए। ये कहकर सभी हंसने लग पड़ते हैं और अतीक कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ पर पड़ा है? छत पर पड़ा है, आप खेल लो, मैं 2 मिनट में लेकर आया। अतीक लालटेन पकड़ता है। अब वो नीचे उतरता है। पानी अब थोड़ा सा और कम हो चुका था, मुश्किल से 1 फुट था। बारिश रुकने की वजह से मुश्किल से उसके सिर्फ पाँव तक ही तकरीबन पानी आ रहा था। धीरे धीरे वो बोट की तरफ बढ़ता जा रहा था। बोट की छत काफी बड़ी थी क्योंकि वहां पर सामान वगैरह लादना होता था। अब वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ता है वो देखकर हैरान रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से ही रहमान, वो नाविक और शाकिब बैठे हुए थे। लेकिन वो तो कमरे में बैठे ताश खेल रहे हैं, यहाँ पर ताश कैसे खेलने लग पड़े? ये हैरानी से पूछता है अरे आप कब आए, मेरे से पहले कैसे आ गए? वो इसकी तरफ देख के हंसने लग पड़ते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम छत पर ही बैठ जाते हैं, अब कोई मगरमच्छ आएगा तो उसको यहीं पर देख लेंगे, हथियार यहीं पर है तो हम वहां पर क्या करेंगे, चला जा, तू भी बैठ जा। अब ये हैरानी से आता है कि भाई मेरे से पहले कैसे आ सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भी बैठ जाता है। अब उसके देखते देखते जो नाविक है वो कहता है मैं भी खाना लेकर आया। ये कहता है खाना? अरे भाई जो सुबह वाला खाना वो ना खिला देना। वो बड़े अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख के हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, उससे भी बेहतर खिलाऊंगा तुझे। नीचे उतर के चला जाता है। अब ये बातें करनी शुरू कर देता है। आप मुझे बताओ सर कि आप ऐसे यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए, उसी रास्ते, कहीं कोई और रास्ता तो नहीं है? अरे सच बताओ, मुझे आप डरा रहे हो। रहमान कहता है डराने वाली कौन सी बात है, जब तक तुम कुछ बुरा नहीं करोगे हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डराएंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। अतीक कहता है मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो? पता लग जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अब अचानक से नाव पर एक आवाज आती है। नाव थोड़ी सी झुकती है, बिल्कुल हल्की सी झुकती है, जैसे कोई वजन पड़ा है एक जगह। अतीक ये क्या हुआ? रहमान कहता है अरे आ गया हमारा खाना, हमारा बहादुर नाविक खाना ले आया। अब जैसे जैसे वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था, अतीक उसकी शक्ल देखकर, उसे देखकर खौफजदा हो चुका था। एक बड़ी सी मछली उसके मुंह में थी जो अभी भी तड़फ रही थी। उसके आसपास सांप रेंग रहे थे सारे शरीर पर, आंखें उसकी चमक रही थी। डरते डरते कहता है ये क्या है? अब जब वो बाकियों को भी देखता है, सबकी आंखें चमक रही थी। दोबारा से जब वो नाविक की तरफ देखता है, वो एक सांप उछाल के इसकी तरफ फेंकता है और कहता है ये ले खा। ये जल्दी से सांप को पीछे करता है। सबसे पहले ये उठ के जंप लगाने की सोचता है, लेकिन ये अपनी जमीन से, अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अब वो रहमान, साकिब, उस नाविक की शक्ल अजीब सी हो गई थी और बाद में इतनी डरावनी कि वो देख नहीं पा रहा था। वो कहता है एक बात सुन लो, हमारी चेतावनी समझ लो, इस जंगल में लकड़ी नहीं काटनी, हमें परेशान नहीं करना, हम इस जंगल के प्रेत हैं, रखवाले हैं, अगर कुछ परेशान किया तो जिंदा नहीं जा पाओगे। अतीक एकदम से बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद उसको कोई उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो रहमान, उस नाविक और साकिब की शक्ल देखता है, वो तो एकदम से डर जाता है, कांपने लग पड़ता है। कहते क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या बेहोश क्यों हो गया? कहता है आप सब प्रेत प्रेत प्रेत। वो कहता है कौन सी प्रेत, किसकी बात कर रहे हो? अरे आप इंसान हो या प्रेत हो? मैं आपकी चेतावनी समझ गया। अरे कौन सी चेतावनी, किसकी बात कर रहा है? ये कहता है "आ, हाथ लगाता है, उसको ठीक लगते हैं। आप रहमान हो ना? अरे भाई तेरे सामने रहमान ही खड़ा हूं, अरे इसको क्या हो गया? अब वो कहता है मुझे मुझे जल्दी से बिल्डिंग के अंदर लेके जाओ। अब इसको
उठाकर बिल्डिंग के अंदर लेकर जाते हैं। पूछते हैं, भाई हुआ क्या, बता तो सही। फिर वो सारा किस्सा बताता है। अब जब वो सारा किस्सा बताता है, ये तीनों इस चीज को लेकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, कोई इतना बड़ा वहम में कैसे रह सकता है। अब जब ये बात सुनते हैं तो वो नाविक और शाकिब, ये दोनों जाने अब इस चीज को लेकर मन बना रहे थे कि भाई हम सुबह होते ही यहाँ से चलेंगे, कोई लकड़ी नहीं काटेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन रहमान तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले सकता था। रहमान कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें अभी पैसे मिलने बाकी है, तुझे अपनी बोट के, तुझे मेहनताना, तुम दोनों को मेहनताना। अरे हम कल ही चलेंगे यहाँ से, लेकिन लकड़ियां काट के। अगर हम लकड़ियां नहीं काटते तो सारे बर्बाद हो जाएंगे, मेरा इतना नुकसान होगा, मैं फिर भी अपना नुकसान कैसे तैसे पूरा कर लूंगा, लेकिन तुम कैसे पूरा करोगे? तुम्हारी जो इतनी दिहाड़ियां गई हैं, तुम उसको कैसे पूरा करोगे? बताओ मुझे, करोगे? कर सकते हो? अरे जो कुछ भी खतरा होगा, रात को खतरा होगा ना, दिन के समय तो नहीं खतरा होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय होगा, हम जल्दी से बोट पर बैठेंगे, जंगल के एक हिस्से में जाएंगे, अच्छे से 3-4 पेड़ काटेंगे, उसके लकड़ियां काटेंगे, चल पड़ेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आऊंगा। अब जिसने तो वो मंजर देखा था, अतीक, वो तो मना कर रहा था, लेकिन दूसरों का मन तो बन रहा था, क्योंकि उस नाविक को पैसे नहीं मिलने थे, उसको मेहनताना नहीं मिलना था शाकिब को, ये बात तो तय थी, क्योंकि वो ही मना कर रहे थे। अब ये सोचते हैं, चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, हम सुबह होते ही ये सब करेंगे, लेकिन एक शर्त है, शाम होने से पहले हम हर हाल में यहाँ से निकलेंगे, जो मर्जी हो जाए, और आप हमें हमारा मेहनताना दोगे, ये बात पक्की है। रहमान मान जाता है इस बात को और कहता है, ठीक है, जल्दी से सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, सुबह होने तक हमारी रेस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। शायद प्रेतों की चेतावनी रहमान समझ ना पाया, या फिर वो समझना नहीं चाहता था, लेकिन उसे समझाने की फिर एक कोशिश की गई। रात होती है। रात को अचानक से रहमान ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर देता है। जैसे ही चीखें मारना शुरू करता है, सभी के सभी उठते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मुझे थप्पड़ कौन मार रहा है? कौन मारा है मुझे थप्पड़? तुम तो नहीं मार रहे अतीक, तुम। अतीक बड़ी मुश्किल से हिल पा रहा था। वो कह रहा था, आपको मेरी हालत लग रही है, मैं कह रहा हूं यहां से निकल जाओ, नहीं तो हम सबके लिए बुरा होगा। अरे साकिब, तूने तो नहीं? अरे सर, मैं क्यों मारूंगा, बताओ। मेरे तो अपनी तबीयत ऐसी लग रही है कि जैसे मुझे किसी ने जकड़ा हुआ है। यही हाल नाविक का भी था। अब रहमान एक फरमान सुनाता है। वो कहता है, कोई भी नहीं सोएगा अतीक को छोड़कर। वो सो सकता है, हम जागेंगे जितना समय रह गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं रहमान को ये आभास हो चुका था कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है इस जगह पे। और अगर हम सो जाते हैं कहीं, सोते सोते ही अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। अब उसकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि उन दोनों को भी लग रहा था कि कहीं अगला थप्पड़ हमें तो ना पड़ जाए। जैसे ही सुबह होती है, सुबह ये देखते हैं कि अतीक की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। बुखार उसके चरम पर था। अगर उसको सही से कोई दवाई या औषधि ना देगी तो वो मर भी सकता था। एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि भाई ऐसा करते हैं, हम इसको गांव छोड़ आते हैं, गांव वाले इसकी सहायता करेंगे, इसकी मदद करेंगे, उपचार करेंगे, लकड़ियां काट के हम फार्म हाउस में रखेंगे, उसके बाद हम इसको लेने जाएंगे, वापस लेके लकड़ियां पकड़ के चलते बनेंगे। सबको ये ठीक लगा। अब ये जल्दी से अतीक को वहां पर छोड़ते हैं गांव में, और उसके बाद ये लकड़ियां काटने चले जाते हैं। जब ये गए थे तब धूप खिली हुई थी, पूरा अच्छा मौसम बना था। लेकिन जैसे ही ये नदी के किनारे उतर के अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, अचानक से मौसम बदलना शुरू होता है। बारिश तो नहीं होती, काली घटा छा जाती है, जैसे दिन रात में तब्दील हो जाता है। ये आगे बढ़ते जा रहे थे, इनको ठंड लग रही थी, हवाएं तेज चल रही थी। अचानक इनका ध्यान जाता है एक आग की तरफ, जो दूर कहीं इनको नजर आ रही थी। धीरे धीरे ये उस आग की तरफ बढ़ रहे थे। हवा धीमी पड़ती जा रही थी, और जब तक ये वहां पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि हवा अब
रुक चुकी है, लेकिन अभी तक बादल गरज रहे हैं। निश्चित तौर पर जल्दी बारिश हो जाएगी शुरू। रहमान धीरे से कहता है कि बस अब इनके पास है, कुछ ना कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा। अपने काम करते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, वापस चलते हैं। ये पूछते हैं, हाँ जी आपका क्या हाल है, सब ठीक है? वो चार जाने थे। चार जानों ने कुछ ओढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उनकी शक्लें नहीं दिखाई दे रही थी। ये पूछते हैं, आप यहाँ पर क्या शहद लेने आए हैं? वो सभी कहते हैं, हाँ शहद ही लेने आए हैं। और हाँ सच एक बात कहें, हम यहाँ पर सिर्फ शहद लेने आए हैं, लकड़ियां काटने नहीं आए। क्या तुम लकड़ियां काटने तो नहीं आए? अगर आए हो तो चेतावनी सुन लो, सब मरोगे, जाने नहीं देंगे। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं, रहमान, साकिब और वो नाविक ये जब देखते हैं उनकी शक्ल, क्योंकि वो अब इनकी तरफ देख रहे थे, तो ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। क्योंकि उन चारों में एक रहमान था, एक अतीक था, एक शाकिब था और एक वो नाविक। ये उनकी तरफ देख के हंसने लग पड़े। देखते देखते उनकी शक्लें एकदम से बदसूरत हो गई। अपनी ही बिगड़ी हुई शक्लों को देखकर इनकी तो चीखें निकल गई। रहमान को बिल्कुल यकीन हो चुका था कि अतीक जो कह रहा था वो झूठ नहीं कह रहा था, वो सच था। ये भागते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, जल्दी से नदी के किनारे भागते हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे वो भी इनके भाग रहे हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखते, जल्दी से बोट पर बैठते हैं और फार्म हाउस की तरफ बोट दौड़ाते हैं। अतीक को लेकर जाना था। फार्म हाउस पर पहुंचते ही ये कहते हैं, जल्दी से अतीक की तरफ चलो रहमान, उसको लेकर जाते हैं। अब ये जल्दी से भागे 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 यानी बोट पर उस गांव पहुंचते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं, गांव वाले इनको देखकर काफी हैरान होते हैं। अरे आप, कुछ रह गया आपका? ये कहते हैं, रह गया मतलब? हमारा बंदा है आपके पास? किसकी बात कर रहे हो? अरे अतीक। अतीक? हाँ अतीक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले आप आकर उसको लेकर तो गए थे। हम लेकर गए थे? कब? अरे अभी कुछ ही पल पहले की बात है। आप बोट पर आए, आपने कहा कि हम इसको लेकर जाने लगे, हम वापस जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो अतीक को वो ले गए? हाँ लेकिन आप ही तो लेकर गए हो, वो थोड़ा लेकर गए हैं। क्या हो गया, अब सब कुछ ठीक ठाक है? अब इनको नाविक इशारा करता है कि चलो यहां से, दिन ढलने को है, खतरा हो जाएगा। ये कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ये जल्दी से बोट पर बैठते हैं और जितनी जल्दी हो सके उस नदी के बाहर निकलते हैं, उस इलाके के बाहर निकलते हैं, अतीक को पीछे छोड़कर। क्योंकि इनको मालूम था कि अतीक को कौन लेकर गया। उन्होंने एक का शिकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी थी और उस बेचारे ने सबसे पहले इनको चेतावनी दी, उसको चेतावनी मिली और उसने ही सबको चेतावनी दी। बावजूद उसके वो शिकार बन गया। शायद बीमार था इसकी वजह से, लेकिन कैसे उसको गांव वालों के सामने ही भेष बदल कर वो प्रेत ले गए। इसलिए जैसे ही अपने पोते के मुंह से सुंदरबन का नाम सुनते हैं रहमान, उनको सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। सुंदरबन के वो खौफनाक जंगल, खौफनाक प्रेत, उनके जैसे ही दिखने वाले, बिगड़ी सूरतों वाले और शिकार करने वाले। हालांकि शिकार तो इन्होंने खुद ही करवाया, क्योंकि अगर ये पहली बार में ही समझ आते तो शायद आज अतीक भी इनके साथ वापस आता, लेकिन ना जाने वो कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। रहमान पछताते हैं उस दिन को। उसके बाद कभी भी उन्होंने पलट के सुंदरबन की तरफ नहीं देखा, लेकिन उनको नहीं पता था कि कभी उनका पोता भी इसके बारे में बात करेगा, इसलिए वो बात से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उनका पोता कहता है कि नहीं नहीं दादाजी, अब तो जो भी हमने टेंडर वहां पर मिला है, वहां पर तो हम बिल्कुल लीगलाइज होकर जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो हमें लाइसेंस दे चुकी है और हम वहां पर लोगों को भेजेंगे, खुद थोड़ी जाएंगे। रहमान कहते हैं, अतीक भी लोग ही थे, वो भी इंसान था। क्या सिर्फ हमारी जान की कीमत है, उनकी जान की कीमत नहीं है? नहीं, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। जितना मर्जी नुकसान होता है हो जाए,
सुंदरबन नहीं, सुंदरबन के जंगल नहीं। खैर, ये था किस्सा रहमान का, उसके लालच ने उसको सबक तो सिखाया, लेकिन अतीक की जान गई। उसका क्या, उसके परिवार वालों का क्या। बात बांग्लादेश की है, हो सकता है 1900 यानी 80 का दशक है, तब आई थिंक वहां पर वो था, आर्मी का राज था। तो नेचुरली बात है कि क्या ही कुछ लॉ एंड ऑर्डर होगा। एक नहीं कितने इंसान चले गए होंगे, किसी का रिकॉर्ड नहीं। लेकिन वो प्रेत, वो प्रेतों ने जो चेतावनी दी थी मान लेनी चाहिए थी, वरना आज अतीक जिंदा होता। खैर, उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, लेकिन इससे पहले अगले किस्से पर हम बढ़ें, जो मेंबरशिप की नई वीडियो है वो पब्लिश हो चुकी है, बच्चों का कब्रिस्तान। काफ़ी दिलचस्प वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगी फुटेजेस। कौन से फुटेजेस? जहाँ पर मैं खुद गया था, वो फुटेजेस मैंने खुद कवर किए हैं, खुद उनको मैंने रिकॉर्ड किया है। कैसा था माहौल, किस तरीके का कब्रिस्तान है, कैसी कब्रें हैं, और क्या है किससे खौफनाक उस कब्रिस्तान के, वो सारे मैंने आंखों देखे हैं, रिकॉर्ड किए हैं। और एक बड़ा ही अलग तरीके की ये वीडियो होगी, जो सिर्फ मेंबरशिप ओनली है। दो कारण है, मैं इसको जो वी लोग है, इसको चैनल को वी लोग वाला बनाना नहीं चाहता था, इसलिए इसको मैं मेंबरशिप ओनली में ही अपलोड कर रहा हूँ। और बड़ा ही खौफनाक किस्से भी हैं इस बच्चों के कब्रिस्तान के, सिर्फ मैंने फुटेजेस नहीं ली। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहा है, बच्चों का कब्रिस्तान, ये नया है, लेकिन मेंबरशिप ओनली में सिर्फ आपको यही किस्सा सुनने को नहीं मिलेगा। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको तो पता है, लेकिन जो ज्वाइन अभी नहीं कर रहे हैं या जो करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बता देता हूँ कि एक से बढ़कर एक दिलचस्प किस्से आपको सुनने को मिलेंगे, जो आप इसको इस चैनल के रेगुलर वीडियोस में नहीं सुनने को मिलेंगे। सिर्फ मेंबरशिप ओनली है। और कितना है प्राइस? 29 रुपये पर मंथ, यानी कि सिर्फ 1 रुपये से भी कम पर डे में। चाहे वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या फिर हो वो भूतों की बारात, या फिर एक ऐसा प्रेत जिसने प्रेग्नेंट महिला का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया, या फिर एक ऐसी मंगेतर जो परेशान है अपने मंगेतर से जो जा चुका है इस दुनिया से, या फिर एक ऐसी चुड़ैल जो उस फार्म हाउस में तलाश कर रही है, इंतजार कर रही है बलि का। ऐसे ही कई किस्से हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे सिर्फ मेंबरशिप ओनली वीडियोस में। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से कीजिए जो इन मेंबरशिप को, वरना नहीं करना चाहते तो जो रेगुलर वीडियोस है, हमें रोज आपको सुनने को मिलती है, पॉडकास्ट भी, वो तो चलता रहेगा सिलसिला। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे तो चैनल की एक्सेस मिलेगी, नॉर्मल वीडियोस चलती रहेगी। और अगर आप अपने किस्से भी बताना चाहते हैं तो जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, इंस्टा आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर आप किसी भी फॉर्म में मुझे भेज सकते हैं अपने किस्से, रिटर्न में, रिकॉर्डिंग में, या फिर फ़ोन पर बात करके। और हाँ, कई किस्से अभी पेंडिंग है। मुझे डीएम्स आते हैं कि सर हमारा किस्सा अभी तक आपने सुनाया नहीं, और मैं सबको ये कहता हूँ कि जिस दिन आपका किस्सा रिकॉर्ड होगा उस दिन मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि इस एपिसोड में आपका किस्सा सुनाया जाएगा। और जैसे आप डीएम कर रहे हैं, ऐसे ही पहले भी कई किस्से मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं, जिनको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो क्यों है, जब कैसे जैसे क्यों क्लियर होती जाएगी, आपका नंबर भी जल्दी लगेगा। कम से कम 2 से ढाई महीने की क्यों होती है, तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चलता है सिस्टम। तो प्लीज़ जो भी आपने किस्सा भेजा, जहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये मैं आपका किस्सा नरेट करूँगा, तो वो समझ लीजिए आएगा ही आएगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। नेहा का जो जीवन था ठीक चल रहा था। नेहा नर्सिंग का कोर्स ख़त्म करने वाली है, और घर में उसकी माँ, पिता और एक छोटा भाई है जो अभी 7th क्लास में पढ़ता है। लेकिन अचानक से उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार में एकमात्र कमाने वाला इंसान यानी कि उसके पिता एक एक्सीडेंट में चल बसते हैं। देखते ही देखते सारी दुनिया उजड़ के रह जाती है इनकी, क्योंकि उन्हीं की कमाई से घर चल रहा था, उन्हीं की कमाई से नेहा की पढ़ाई चल रही थी, उन्हीं की कमाई से
रोटी चल रही थी। कुछ सेविंग्स ज़्यादा नहीं थी, नाम मात्र थी। कुछ गहने थे जो शायद नेहा की शादी के लिए ही जोड़े जा रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। जो कुछ था उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगा दिया था। लेकिन अब पिता नहीं रहे तो नेहा के लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन गई। उसका नर्सिंग का कोर्स लगभग पूरा हो चुका था। कुछ महीने बाद जब वो कोर्स अपना कर लेती है, वो इस चीज़ की तवक्को कर रही थी कि उसको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि अगर नौकरी ना मिली तो फिर उसे बहुत मुश्किल आने वाली थी। ना सिर्फ उसे बल्कि उसके सारे परिवार को बहुत मुश्किल आने वाली थी। इसलिए वो उसके कुछ लिंक्स थे हॉस्पिटल्स में, वो बात करना शुरू करती है, लेकिन कहीं पर बात बन नहीं रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था, सेविंग्स कम होती जा रही थी और अंधकार नजर आ रहा था। लेकिन एक दिन नेहा को फोन आता है उसकी एक सहेली का। वो कहती है, अच्छा मेरी बात सुन नेहा, एक जॉब है। नेहा खुश हो जाती है, अरे शुक्र है मेरी जॉब लगी। वो कहती है रुक तो सही, पहले बात तो पूरी सुन ले। देख, जॉब हॉस्पिटल में नहीं है। तो नेहा कहती है मतलब मैं समझी नहीं भाई, मैंने नर्सिंग का कोर्स किया। तो अरे मेरी बात नहीं समझी, एक घर है, ओल्ड एज कपल है, तो रात के समय में उनकी केयर करनी है। तो नेहा कहती है तो केयर टेकर, अरे नहीं नहीं, वो मेडिकल उनको प्रॉब्लम है, तो जो भी रात के समय में मेडिकल कोई उनको जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे कुछ नहीं करनी उनका, मतलब जो भी वेस्ट वगैरह है वो नहीं करना, जो भी मेडिकली, यानी अगर रात को कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ी है वो, यानी तूने नाइट की नर्स का जॉब करनी है, हॉस्पिटल में नहीं घर में करनी है। और मेरी बात सुन, यहाँ पर सैलरी होगी उससे 4 गुना ज़्यादा तुझे वहाँ पर सैलरी मिलेगी। जैसे ही नेहा ये बात सुनती है उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, 4 गुना ज्यादा? तो झूठ तो नहीं बोल रही? अरे यार अगर ऐसा हो तो क्यों नहीं चली जाएगी? यार मैं जॉब छोड़ के थोड़े जाऊंगी, साथ में ये टेम्पररी है, कल को दोनों में से कोई मर गया तो जॉब तो वहीं पर खत्म हो जाएगी, समझिए ना मेरी बात। फिलहाल के लिए तो वहां पर ज्वाइन कर, एडवांस में मैंने बात कर ली है, वो तुझे एडवांस दे देंगे, एडवांस ले। और उसके बाद जैसे ही तेरी कहीं और जॉब लगेगी अपना महीना पूरा करके वहां पर कर लेना। तो बात क्यों नहीं समझ रही? तुझे पैसे की इतनी जरूरत है, एक तरफ तो कह रही है मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, दूसरी तरफ तो नखरे कर रही है। नहीं करी, नखरे नहीं मैं कर रही, कैसे लोग होंगे हॉस्पिटल में, तो स्टाफ होता है। अरे जाके देख ले, ठीक लगेगा तो ठीक है। अब नेहा अपनी माँ से बात करती है, माँ भी हिचकिचाती है कि ऐसे कैसे, लेकिन चलो देखने में क्या हर्ज है। जो एड्रेस दिया जाता है वहां पर जाती हैं तो पता लगता है कि दिन के समय भी एक नर्स आती है और रात के समय में अब इनको जरूरत पड़ चुकी है ज़्यादा। ये देखती हैं कि जो आदमी है वो काफ़ी बुजुर्ग है, उनके कंपैरेटिवली जो उनकी वाइफ है तो वो भी बुजुर्ग। आप मान के चलिए कि जो हस्बैंड होंगे वो 90 साल की उम्र के होंगे और जो वाइफ है वो तकरीबन 65 के आसपास है। इतना फर्क है दोनों में, ऑलमोस्ट 25 साल के आसपास का लग रहा था फर्क। खैर इनको क्या था, इनको जो पैसा बताया जाता है खुश हो जाती हैं, तो ये थोड़ी कम कपाती हुई आवाज़ में कहती है कि मैम एडवांस, क्योंकि फैमिली के बारे में बताती है। मैडम कहती कोई बात नहीं बेटा, आप एडवांस ले लो, और भी चाहिए होंगे बता देना। इनको स्वभाव बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है आंटी अच्छा बिहेव कर रही हैं, तो ये हाँ कर देती है। काफ़ी खुशी खुशी आती हैं, अगले दिन से उन्होंने ज्वाइन करना था। घर में पैसे आते हैं, काफ़ी देर बाद इनकम आई, चलो अच्छा खाने को मिलता है, जो भी फर्स्ट सैलरी आप समझ सकते हैं कि क्या इंसान की खुशी होती है, वो सब कुछ था। वो भी इतनी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 की हो तो 80,000 मिल जाए, और इंसान को क्या चाहिए, उसकी तो 4 महीने की नौकरी हो ही नहीं किस्म की। अब वो अगले दिन रात के समय में जाती है और अब वो सारा माहौल चाल देखती है। जो आदमी थे जैसे मैंने कहा 90, उनकी अब कोई बहुत ज़्यादा सेंसेस नहीं थी। देख के ग्रीट करती हैं, वो भी ग्रीट करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो जो वो लेडी थी वो समझा देती हैं कि देखो इतना चल सकते हैं, हमारा अटैच बाथरूम है तो वो तो आपको पहले बता दिया होगा, मैं असिस्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, रात को जो भी मतलब प्रिस्क्राइब किया तो डॉक्टर की वजह से कि ऐसे ऐसे कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार इनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं संभाल पाती। इनको जो लेडी थी इनको भी अस्थमा, दोनों को प्रॉब्लम थी अस्थमा की, तो ऐसा ना हो कि हम दोनों को एकदम अचानक से प्रॉब्लम आई, तो दैट्स वाई हमने ज़्यादा अरेंजमेंट किया। बाकी घर बहुत बड़ा था इनका, हवेली जैसा घर था, ज़मीन जायदाद की कमी नहीं थी, और जो इनके बच्चे थे वो फॉरेन सेटल हो चुके थे। अब ना ये
सारा ठीक है, पहली रात ठीक गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वो भी काफ़ी अच्छा बिहेव करती हैं लेडी, इनके साथ खाना वगैरह काफ़ी अच्छा देती हैं। अब ना 4-5 दिन हो जाते हैं तो इन दोनों की काफ़ी अच्छी बननी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे आमतौर पर रसोई में जैसे इन्होंने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, चलो चाय मैं बना देती हूँ आंटी, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत इनको अच्छा सिस्टम लगा। अब क्या होता है कि एकदम से ना ये जा रही थी तो उनको ना थोड़ा सा महसूस होता है कि जो स्लैब्स हैं है ना, स्लैब्स जो हैं वहां पर थोड़ी सी डस्ट है। तो ये अपना जैसे कर्तव्य समझ कर थोड़ी सी डस्ट साफ करनी शुरू कर देती हैं। अचानक से ना एक फोटो के पीछे एक और फोटो होती है बड़ी, ये एकदम से पीछे देख के ना हैरान रह जाती है, क्योंकि वो जो फोटो थी उससे हल्की हल्की पहचान आ रही थी कि ये अंकल ही होंगे। और एक और लेडी थी जिसको ये बड़े गौर से देख रही थी, जो इनके साथ थी। और ये कहती हैं, ये सोच रही थी कि ये आंटी नहीं लग रही, हालांकि जवान अब बहुत फर्क आ गया पर फिर भी हाइट में, क्योंकि इस आंटी की हाइट थोड़ी सी छोटी लग रही थी, जैसे उनकी हाइट इनके छाती तक आती थी और जो लेडी थी उनकी यहाँ तक हाइट आती थी। तो लग में रही थी हील वगैरह भी है ना, बड़ा कुछ नोटिस कर रही थी। तो इससे पहले कुछ ज्यादा दिमाग लगाती, वो आंटी पीछे से बोलती हैं, ये इनकी वाइफ है। ये हड़बड़ाहट में पीछे देखती हैं तो वो स्माइलिंग फेस के साथ, मेरे कहने का मतलब है कि ये इनकी पहली पत्नी है बेटी। अच्छा, आप मतलब, हाँ हाँ, मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ, पहली पत्नी इनकी गुजर चुकी है। बहुत प्यार करते थे उनसे ये, तो बहुत समय तो उन्होंने सदमा लिया, फिर उसके बाद मैं इनकी ज़िंदगी में आई। तो लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में नहीं है तो मैं ऐसे इनकी डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने तो उनको देखा भी नहीं था जीते जी, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अब इनको थोड़ा सा समझ आ गया कि इनकी एज का इतना डिफरेंस क्यों है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हैं जो किसी को पसंद नहीं थी। अब क्या होता है कि ये ना कुछ दिन बाद थोड़ा सा रसोई में इंटरफेरेंस ज़्यादा करने लग पड़ती है। होता क्या है कि ये रसोई में जाती हैं और अचानक से ना इनको रसोई में कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनके पीछे कोई खड़ा है। ये अचानक से पीछे देखती हैं, पीछे कुछ नहीं था। ये एक ड्रॉर है, जिस ड्रॉर में कुछ खाने का सामान, बिस्किट्स वगैरह होता है, रखती हैं और चाय वगैरह बनाती हैं अंकल के लिए, आंटी के लिए, और ऊपर लेके जाती हैं। तो अंकल आंटी हंस के कहते हैं, अच्छा तो बिस्कुट को तू को अकेले के लिए खा गई बिस्कुट? अंकल उसको हंस के कहते हैं, इनको थोड़ा सा अपनापन भी महसूस होता है जैसे इनके दादाजी हों। अरे नहीं नहीं, सॉरी अंकल, बिस्किट्स तो नीचे रह गए, वो ड्रॉर में रह गए, मुझे भूल के, मैं फटाफट लेकर आती हूँ। तो वो लेने चली जाती है, लेकिन जब नीचे जाती है तो हक्की बक्की रह जाती है। जिस ड्रॉर को जस्ट उन्होंने बंद किया था, ये उसको खोलने की कोशिश कर रही है, ड्रॉर खुल नहीं रहा। कहने का मतलब है कि ड्रॉर लॉक हो चुका था। अब ये आंटी को बुलाती है, आंटी कहती क्या हुआ? कहती डोर आंटी लॉक है। कहती हाँ तो कर दिया हुआ। कहती आंटी मुझे तो चाबी का ही नहीं पता, यहाँ की चाबी लगे भी नहीं हुई थी, ये कैसे ड्रॉर हो गया? तो आंटी ना बड़े कैजुअली कहती हैं कि अरे मुझे लगता है उन्होंने कर दिया होगा। आंटी किस, छोड़ो रहने दो, कहीं और से बिस्कुट ले लो और बड़े होंगे, स्टोर में जाओ ले आओ बिस्कुट। खैर उस दिन बिस्कुट लेते हैं, खत्म है। अब ना ये कुछ दिन बीतते हैं, आंटी के साथ और बननी शुरू हो गई, बिल्कुल पारिवारिक इनका सिस्टम हो गया था, अंकल भी बड़े अच्छे से ट्रीट करते थे। तो ये ना ताश खेल रही थी, आंटी और ये दोनों ये ताश खेल रही थी। अब आंटी गड्डी बनानी शुरू करती है, एक टी साइड पे रख देती है। ये बड़ी हैरान हो जाती है, आंटी किसके लिए, ये किसके लिए? तो आंटी कहती है इनकी पत्नी के लिए, पहली पत्नी के लिए। मैंने कहा ना कि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी साथ ही रहती हैं। जब ये बात सुनती हैं तो बड़ी हक्की बक्की रह जाती है कि आंटी कैसी बातें कर रही हैं। फिर शायद ये सोचते हैं कि रिस्पेक्ट के तौर पर माइट भी, जैसे कई बार किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं उसकी, जैसे खाने के लिए रख देते हैं, ऐसे ज़्यादा सोचते नहीं। और कुछ देर बाद खेलने के बाद वो रात भी ख़त्म हो जाती है। अब इनको तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका था ऐसे करते करते, अब थोड़ी सी इनकी इंटरफेरेंस और बढ़ रही थी। एक बार अंकल वैसे ही नॉर्मल कोई बात चल रही थी तो अंकल कहते हैं कि जो सुमित्रा है ना, इनकी जो पहली पत्नी, वो खीर बड़ी अच्छी बनाती थी, उससे अच्छी खीर नहीं कोई बना सकता था, बड़ी याद आती है। सच कहूँ अब तो खीर की याद मुझे याद आती है उससे। ये कह के तीनों जाने हंसने लग पड़ते हैं। तो ये कहती हैं कि अंकल मैं बनाऊँ खीर? बनाती मैं भी बड़ी अच्छी खीर,
अब पता नहीं आंटी से अच्छी तो नहीं कह सकती, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा खा के। तो अंकल खुशी से कहते हैं, अरे नेकी और पूछ पूछ, जल्दी से बना बेटी। अब ना ये रसोई में जाती हैं, खीर बनानी शुरू करती हैं। आज इनको बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग आती है कि कोई खड़ा है इनके पीछे। जैसे ही ये पीछे देखती हैं, हक्की बक्की रह जाती हैं। एक लंबी सी लेडी, बिल्कुल सफेद, गुस्से से कहती है, दफा हो जाए यहां से, कह के बिल्कुल गायब। ये तो भागी भागी ऊपर जाती हैं। आंटी को कहते हैं, आंटी ऐसे 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 आंटी ये सब कुछ हुआ। आंटी वो लेडी मेरे हिसाब से आंटी सुमित्रा आंटी थी। आंटी हंसते कहते, अरे कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुझे वैसे ही लगा होगा। हम तो कहते हैं ना कि हमें वो अपने आसपास ही महसूस होते हैं। आंटी फिर इतनी कैजुअली बात कर रही थी। अब ये हक्की बक्की रह जाती हैं कि ये कहीं मजाक करती हैं या सच कहती हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो कैसे मैं कह सकती हूँ, वो कैसे मैं झुठला सकती हूँ। अब ये कहते हैं, आंटी प्लीज आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ ही बनाओ खीर। तो आंटी थोड़ी सीरियस हो कहते हैं, नहीं ऐसे कर, तो खीर रहने दे बेटा, लगता ना उन्हें पसंद नहीं आया कि उनकी मनपसंद चीज कोई और बना कर खिलाए। अब ये और हक्की बक्की रह जाते हैं कि भाई ये क्या चीज सीन चल रहा है यहाँ पे। खैर ये रात इनकी ना बड़ी अजीब सी रहती है, लेकिन उसके बाद ना इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर घुटन महसूस होने लग पड़ी। 4-5 बार उनके साथ ऐसा हुआ कि वो आंख बंद करती हैं, अचानक से आंख खुलती है और उनके सामने वही औरत, यानी वही सुमित्रा खड़ी होती कहती, दफा हो जाए यहाँ से कम 5-6 बार ऐसा हुआ। डरने लगी, आंटी से भी बात करती थी। आंटी इनको काफ़ी लाइटली लेती थी कि बेटा कोई बात नहीं, मैं कहूँगी, चिंता न कर। इनको लगता था कि किसको कहेंगी भाई, ये कौन सी मतलब पागलपन है, किस चीज़ का पागलपन है कि जो इंसान दुनिया में है ही नहीं उसको ये कह रही है कहूँगी। लेकिन जैसे तैसे करके टाइम निकल रहा था। अब जैसे जैसे इनकी इंटरफेरेंस और बढ़ती जा रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। आप समझ रहे हैं ना जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। शायद ये बात किसी दिन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो रसोई में आती थी ना नेहा, तब ज़्यादा दिक्कत आती थी, तब तो बिल्कुल नज़र आ ही जाती थी। अब एक बार वो रसोई में जाती है किसी काम से, ये बड़े आराम से कुछ बना रही थी, अचानक पीछे से आवाज आई, तुझे कहा था ना दफा हो जा, तू नहीं मानी ना। अचानक से इससे पहले मुड़ते इनके पीछे से इनकी जो जूड़े को कोई पकड़ता है और सीधा दीवार पर दे मारता है। 2-3 बार दीवार से धक्का बजता है, चीख तक नहीं निकल पाती। ये रात का समय था, ये रसोई में अपने काम के लिए आई थी, ना कि उनके काम के लिए। वो तो शायद सो रहे थे। अब ये सारी रात पड़ी रही बेहोशी में। सुबह जब आंटी आई तो उन्होंने देखा, उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद वहां पर गया और डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, कब की चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाती तो डेथ भी हो सकती थी। कम से कम उनको 10 दिन रिकवर होने में लगे। इस दौरान आंटी ने काफ़ी पैसों से भी मदद की। जब नेहा ठीक हुई तो उसने मना कर दिया कि आंटी ऐसा ऐसा, मैंने आपको कितनी बार कहा था, मुझे पक्का विश्वास है उन्होंने मुझे मारा है, मैं अब नहीं आ सकती। आंटी भी इस चीज़ को समझती थी, वो कहती ठीक है बेटा, तो दिन में तू आ जाकर हम दूसरे नर्स को उठा देते हैं। लेकिन मना कर दिया कि मैं अब अपने लिए किसी और के साथ थोड़ा कर सकती हूँ, किसी और की नौकरी के साथ थोड़ा कर सकती हूँ। तो आंटी ने कुछ इसको पैसे और दिए और कहा कि चलो बेटी, कोशिश करना कि अगर मन बदल जाए। लेकिन मन क्या बदलना था, कुछ 20-25 दिन बीतते हैं तो पता लगता है कि जो अंकल थे वो चल बसे। अब जब पता लगता है डेथ होगी, अच्छा एक रिलेशन था, इनको भी दुख होता है, जाते हैं संस्कार वगैरह पे। कुछ 20 दिन और बीतते हैं तो आंटी का फोन आता है कि मुझे मिल के जा। तो जब ये मिलने जाती है आंटी को, तो आंटी कहती है देख अब अंकल चले गए हैं, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक रहती नहीं है, तो मैं चाहती हूँ तो मेरे मुझे सर्विसेज दे नर्स की रात के समय में। तो ये तो हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं आंटी, मैं नहीं है, रात के समय में नहीं कर सकती। तो वो कहती हैं बेटा ऐसी बात है कि मतलब वो भी साथ में चली गई है, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, वो साथ में चली गई है। अब मुझे सहारे की ज़रूरत है, तो मैं तेरे अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती, और तेरी तब तक परमानेंट जॉब है, 4-5-6 गुना जितनी तुझे सैलरी लेनी ले, कोई बात नहीं, और भी मैं तेरी मदद करूंगी, तेरे छोटे भाई को पढ़ाने में मदद करूंगी, कोई कर्जा कुर्जा है तो उतार दूंगी। अब इतना करते हैं तो इनको भी लगता है ठीक है, रह के देख लेती हैं। सो अब आंटी की उम्र कुछ 80 बरस के आसपास है। इनकी शादी भी हो चुकी है, यानी कि नेहा की। नर्सिंग का तब से लेकर ये, यानी कई बार दिन में कई बार रात में वहां जाती रहती हैं। परमानेंट जॉब वहीं पर कर रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है। और
उसके बाद कभी भी ये हादसा नहीं हुआ। जब तक अंकल थे वो तब तक थे, उनकी पहली पत्नी उनके साथ। उनको ये पसंद नहीं था कि उनकी मनपसंद चीजें उनको कोई और बना कर खिलाए, इसलिए वो हावी हो जाती थी नेहा पर। वो चली गई, अंकल चले गए, वो भी चले गए। आंटी अभी भी जिंदा है, ठीक है, अच्छी है, सेहतमंद है। इनको मतलब ये कभी दिन में जाती होगी, अब शादी होगी, या वो भी समझ सकते हैं कि भाई कबीलदारी होती है, गृहस्थी होती है, तो कभी दिन में कभी रात में इस तरीके से इनका चलता रहता है। लेकिन वो जो हमला था, नेहा कभी नहीं बोलती है। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। भाई जब इंसान मर जाता है तब भी जलसी होती है। अंकल बेचारे को खीर नहीं खाने दी, देखो ये होता सीन। ज्यादा पोजेसिव वाइब मरने के बाद भी क्या कह सकते हैं भाई। परमात्मा ऐसी पत्नी पता नहीं सबको दे या ना दे, कह नहीं सकते, लेकिन पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर लेती थी उनको, जो उनकी सेकंड वाइफ थी। या फिर उनकी सेकंड वाइफ ने एक्सेप्ट किया था पूरा अच्छे तरीके से कि भाई ये तो मैं आपको मानती हूँ जी, जो आप करेंगी मैं तभी कहूँगी दीदी, समथिंग लाइक दैट। सो उम्मीद है ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, करना मत भूलिएगा, मतलब नहीं, जरूर कर दीजिएगा। और मेंबरशिप को भी एक बार गो थ्रू कीजिए। सो हाँ, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।